वेलकम टू मेडिकल मेरिन। आज हम करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले आते हैं पीएमडीसी के सिलेबस की तरफ। तो जो बायो एनर्जेटिक्स का सिलेबस है उसमें ये एक एसएलओ दिया गया है, आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड कोरिलेट दिस विद दैट ऑफ ग्लूकोज। तो इनको कोरिलेट करने के लिए जो है तो जरूरी है कि हम सबसे पहले ग्लूकोज की रेस्पिरेशन पढ़ें कि ग्लूकोज की रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो उसके बाद हम इनको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बायो एनर्जेटिक्स वन शॉट लेक्चर में हमारे कुछ की टॉपिक्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिस्पायरेशन और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे, लिंक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स को डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, जो हमारे पास प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म है तो ये बहुत शॉर्ट सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन अगर फैट्स की हम बात करें तो फैटी एसिड्स की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी गई है और इसी के रिलेटेड हम जो है तो बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे कि फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है और इससे जो नेट एटीपी यील्ड आता है तो वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स द बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। फिर आते हैं हम मेटाबॉलिज्म की तरफ। तो एक सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के सम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की फिर टू टाइप्स है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में हमारे पास ये जो केटा आया है मतलब कट करना, और एनाबॉलिज्म में हमारे पास एना यानी आना। तो कट करना मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है और इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनाबॉलिज्म मतलब आना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और इसी के नतीजे में हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, तो इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहा जाता है और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि अभी एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस रेस्पिरेशन पर होगा। तो आते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। रिमेंबर, रेस्पिरेशन की कुछ टाइप्स है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है दैट इज एक्चुअली ब्रीदिंग, यानी द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये असल में एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। रिमेंबर, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की और इसी के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और हमें जो है तो एनर्जी मिलती है, तो दैट इज व्हाई वी से रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। ठीक हो गया, और इसी के साथ साथ इसमें हमें जो है तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। एंड व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन? तो रिमेंबर, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है और इसी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें जो है तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसके लिए कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, और हाँ, जो यहाँ पर हम इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं इससे इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है, तो तकरीबन 2% एनर्जी इससे रिलीज होती है, बट दैट इज इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अब हम आते हैं ग्लाइकोलिसिस की तरफ। तो ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। ठीक है, या फिर इसको पायरोवेट भी कहा जाता है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ए 6 कार्बन कंपाउंड इनटू टू 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यानी 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो गया 2 3 कार्बन कंपाउंड में। सही हो गया। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस होता है दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या इसमें ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी? तो द आंसर इज यस, इसमें ग्लाइकोलिसिस होगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट भी हो तब भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए ये कॉमन प्रोसेस है, कॉमन इन बोथ एरोबिक प्लस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ये क्या है, कॉमन है। सही हो गया। अब इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं, तो इसके 2 फेजेस हैं। अगर इसके फेजेस की बात की जाए या स्टेप्स की बात की जाए तो ये 2 है। एक है प्रिपरेटरी फेज, ठीक हो गया, एंड द अदर वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, और फिर ऑक्सीडेटिव फेज में ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें पायरुविक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो आते हैं प्रिपरेटरी फेज की तरफ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसके स्टेप्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज है ग्लाइकोलिसिस का जो सबस्ट्रेट है, और प्रिपरेटरी फेज का जो सबस्ट्रेट है दैट वुड बी ग्लूकोज। ठीक है,
सबस्ट्रेट, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लाइकोलाइसिस का भी जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलाइसिस का और ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि प्रिपेरेटरी फेज का जो सबस्ट्रेट है वो तो ग्लूकोज है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी PGAL एंड DHAP, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक PGAL बनेगा और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। अब ये कैसे बनते हैं, तो आइए उन स्टेप्स को जरा मुलाहिजा फरमाते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज आया, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये हमें दे देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंट में ये एक्शन हुआ है, तो दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। और चूंकि इसके साथ यहाँ पर फॉस्फेट अटैच हुआ है तो ये किधर से आया है, तो ये असल में एटीपी से अलग होकर आया है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये निकलकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर एक एटीपी की यूटिलाइजेशन हो गई। चूंकि प्रिपेरेटरी फेज है तो इसमें तो एनर्जी लगेगी, फिर तैयारी कैसे होगी अगर एनर्जी नहीं लगेगी। अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमराइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब फ्रक्टोज के पास एक फॉस्फेट है, ये उदास है कि मेरे पास 2 होने चाहिए, फिर मुझ में और ग्लूकोज में फर्क क्या रहेगा, तो एक और फॉस्फेट आ जाता है और इसके साथ अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब अगर एक और फॉस्फेट आया तो ये किधर से आएगा आपके ख्याल में, तो रिमेंबर ये भी एटीपी से ही आएगा। तो यहाँ पर फिर से एटीपी जो है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो इधर फ्रक्टोज के पास आ जाता है। अब ये एक्शन भी तो कोई एंजाइम करेगा ना, तो उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना तो लास्ट स्टेप है प्रिपेरेटरी फेज का। इस स्टेप में ये होगा कि फ्रक्टोज स्प्लिट होगा 2 3 कार्बन कंपाउंड्स में। तो एक जो हमारे पास बनेगा वो PGAL बनेगा यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरा हमारे पास बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और जो एंजाइम ये एक्शन करवाता है उसको बोला जाता है अल्डोलेज एंजाइम, ठीक हो गया। एंड रिमेंबर ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, सही हो गया। तो क्या हुआ, आखिर में हमारे पास जो है ना तो फ्रक्टोज स्प्लिट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, एक PGAL में एंड द अदर वन इज DHAP, और ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और इनकी जो इंटरकन्वर्जन है वो कौन करवाता है, तो दैट इज फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह जो है तो हमारे पास प्रिपेरेटरी फेज में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, PGAL एंड DHAP। अब हम आएंगे ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ। प्रिपेरेटरी फेज तो हो गया, अब जो सेकंड फेज है दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑक्सीडेटिव फेज को अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि प्रिपेरेटरी फेज का प्रोडक्ट आएगा और ऑक्सीडेटिव फेज में जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना तो ऑक्सीडेशन होगी, तैयारी तो हो गई है, ऑक्सीडेशन के लिए प्रोडक्ट जो है तो वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आएगा PGAL, ये जो DHAP है ना तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है PGAL में, और ऑक्सीडेटिव फेज में फिर दोनों PGAL के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव फेज में तो ये 2 दफा होता है, यानी इसके 2 साइकिल चल रहे होते हैं। अब क्या होगा, PGAL आ गया तो ये है सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेटिव फेज का ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो दैट विल बी पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड। लेकिन PGAL 2 है तो इसका मतलब है कि पायरोविक एसिड्स भी 2 ही बनेंगे, क्योंकि दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर ये 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा होता तो फिर एक ही बनता, लेकिन चूंकि 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है तो इसलिए जितने कार्बन कंपाउंड होंगे ना तो उतने बनेंगे भी 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x ही बनेंगे, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। PGAL, रिमेंबर इसको एक और नाम भी कहा जाता है G3P, ठीक है। या कह लो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और या फिर कह लो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों ही ठीक है, सही हो गया। तो इनको दोनों कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीडेटिव फेज है तो इसलिए ऑक्सीडेशन होगी। ये ठहरा अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो जब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो ये किस चीज में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनेगा मेरे पास PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। जब इससे PGA बनेगा तो इससे हमारे पास H2 रिमूव हो जाएगा और ये H2 जाकर NAD+ के साथ कंबाइन होकर हमें दे देगा NADH2, सही हो गया। अब ये जो PGA बना है ना इसके साथ एक और फॉस्फेट आकर लग जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर लग जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है, साइटोप्लाज्म से ही आया होगा, इसके साथ अटैच हो जाता है और हमें दे देता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड।
या 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिरेट, दोनों ही ठीक है। इसके साथ बीपीजीए भी लिख लेता हूं मैं, दोनों कह सकते हैं हम, 1,3 बीपीजी भी कह सकते हैं और 1,3 बीपीजीए भी कह सकते हैं। जब इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया तो ये बना दिया। अब क्या होगा, ये सारा ड्रामा किस चीज के लिए हो रहा है पता है, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो इस प्रोसेस में तो ये इसके साथ अटैच हो गया ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोबारा इससे हट जाएगा। तो जब ये इससे हटेगा, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इसके साथ अटैच हुआ था, तो ये दोबारा हमें क्या देगा, यही चीज हमें दोबारा दे देगा। तो ये बन जाएगा पीजीए। ठीक है, इसको 3 पीजीए भी कहा जाता है। ये बेसिकली फॉस्फेट के ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि थर्ड पोजीशन पे जो है तो फॉस्फेट अटैच है। जब ये हमें 3 पीजीए देगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, एडीपी के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो इस तरह हमारे पास एक एटीपी भी बन गया है। सही हो गया। अच्छा जी, अब जो ये 3 पीजीए है ना, इससे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सही है। और इसके बाद अगले स्टेप में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, एडीपी के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें एक एटीपी दे देगा। सही। और जैसे इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, पायरोविक एसिड, या फिर पायरोवेट भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना तो पायरोविक एसिड बनता है। सही है। यहाँ पर मैंने एंजाइम्स मेंशन नहीं किए, तो अगर आप कहते हैं तो एंजाइम्स भी मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। एंड रिमेंबर, एक बात मैं बता दूं, ये जो दो स्टेप्स चल रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक ही बार में होते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये दोनों स्टेप एक ही बार में होते हैं और कौन करवाता है, ट्रायोस फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है तो कौन सा एंजाइम आएगा, तो दैट विल बी फोस्फोग्लाइसिरेट काइनेज। यहाँ पर ये एंजाइम एक्ट करता है। फिर यहाँ पर जो एंजाइम आता है दैट इज इनोलेज। इनोलेज जो है तो H2O रिमूव करवाता है। और आखिर में यहाँ पर जो आता है एंजाइम दैट इज पायरोवेट काइनेज। ठीक है। तो ये एंजाइम्स थे और ये हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फेज भी कंप्लीट हो गया है। सही है। अब हम जरा बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के सीक्वेंस की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप ग्लाइकोलिसिस का सीक्वेंस बताएं कि ये कौन से सीक्वेंस में अकर हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट जो है तो वो कंबाइन हुआ था। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में। तो कौन सा स्टेप हुआ, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के बाद दोबारा जो है तो फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है तो स्प्लिटिंग होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट कन्वर्ट हो जाता है डीएचएपी में एंड पीजीएल में। और उसके बाद जो है ना तो हमारे पास क्या होता है, स्प्लिटिंग के बाद ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की सीक्वेंस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम एटीपी की तरफ, ये टोटल एटीपी बना कितना है, टोटल एटीपी प्रोडक्शन। तो टोटल एटीपी की प्रोडक्शन कितनी है, दैट इज 4 एटीपी। अब ये सारा का सारा एटीपी किधर बना है, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपेरेटरी फेज में 0 एटीपी बनते हैं। ठीक है। अगर एटीपी यूटिलाइजेशन की बात की जाए, एटीपी यूटिलाइजेशन, तो एटीपी यूटिलाइजेशन किधर होती है, दैट इज इन प्रिपेरेटरी फेज। और कितने एटीपी, 2 एटीपी, ये किधर हुए, प्रिपेरेटरी फेज में। ठीक है। अब हम नेट एटीपी प्रोडक्शन की तरफ आएंगे कि भाई नेट गेन कितना हुआ है, हमें हमें कितना फायदा हुआ। तो हमें कितना फायदा हुआ, 2 एटीपी का फायदा हुआ। 4 बने हैं तो 2 यूटिलाइज भी तो हुए हैं, तो हमारे पास फायदा 2 एटीपी का है। और इसी के साथ साथ 2 NADH2 भी तो बने हैं ना, तो वो भी हम इधर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। रिमेंबर, प्रिपेरेटरी फेज में जो है तो एक पीजीएल बना था और एक डीएचएपी बना था। ठीक है। फिर डीएचएपी भी कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में और दोनों पीजीएल ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 साइकिल चलते हैं, एक साइकिल से 1 NADH2 और 2 एटीपी फॉर्म हुए, तो 2 साइकिल से 2 NADH2 और 4 एटीपी फॉर्म हुए। इसके बाद जो है तो हमारे पास लिंक्ड रिएक्शन आता है, लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें पायरोविक एसिड जो है तो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है। तो लिंक्ड रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट दैट विल बी पायरोवेट। ठीक है। और जो इसका प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट इसका होगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है। तो 3 कार्बन जो है ना, 3 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन में। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सही है। अब जो है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन का सॉरी पायरोवेट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो ये कार्बन हुआ, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आया।
ठीक है, ये दूसरा कार्बन डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और ये तीसरा कार्बन। सही हो गया। तो ये पायरुवेट एसिड का स्ट्रक्चर है, लेकिन 2 पायरुवेट एसिड है, क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। सही है। अच्छा, इसके साथ जो है ना तो कोएंजाइम ए जो है तो कंबाइन हो जाएगा। अब क्या होगा? अब जो है ना तो ये जो ग्रुप है ये सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा विद कोएंजाइम ए। तो चूंकि 2 पायरुवेट एसिड्स है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन निकले और 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। सही है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इसके साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए और जो 2 H2 निकले थे वो इधर जो है ना तो NAD प्लस के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और हमें दे देंगे 2NADH2। ठीक है, तो ये है हमारे पास लिंक रिएक्शन का प्रोसेस। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं। एक तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास हो गई डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है डिहाइड्रोजनेशन भी हो गई। डिहाइड्रोजनेशन भी हो गई। अब एक और पॉइंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन होगी वहां पर NADH2 लाजमी बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन होगी वहां NADH2 लाजमी बनेगा। मैं यहां लिख देता हूं, जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन होगी वहां NADH2 लाजमी बनेगा। लाजमी बनेगा। ठीक है, सॉरी मेरी उर्दू की रेटिंग थोड़ी खराब है, बल्कि बहुत खराब है वहां। सही हो गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सही है। अच्छा जी, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बन गया। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। सही है। तो आइए पढ़ते हैं अब क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको ये तीनों नाम बोले जाते हैं। ठीक है, और इसको प्रेजेंट किसने किया था? तो दैट वाज हैंस क्रेब इन 1930। सही है। अच्छा जी, अब इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको एक ट्रिक लिखवा दूं। ट्रिक, तो ट्रिक है सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिट्रेट में सी है तो सिट्रेट, आई इसमें जो ये आई है तो आइसोसिट्रेट, क्रेब्स में के अल्फा कीटो ग्लूटारेट, स्टार्टिंग में एस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सबस्ट्रेट में एस सक्सिनेट, फॉर में एफ फ्यूमरेट, मेकिंग में एम मालेट और ऑक्सैलो एसीटेट। तो बस पूरा ऑक्सैलो एसीटेट ही है। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप जो है तो क्रेब्स साइकिल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, इसके साथ कोएंजाइम ई बाइंड हो जाएगा, कोएंजाइम ए, और ये हमें दे देगा सिट्रेट। ठीक है, कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 और 4 मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड हमें दे देंगे। अब ये सिट्रेट आइसोमराइज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट। ठीक है, तो अगर सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है तो आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद होगा ये कि आइसोसिट्रेट से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये हमें दे देगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसने हमें दे दिया। अगर इससे कार्बन निकलता है CO2 के फॉर्म में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक NADH2 की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, क्योंकि जहां जहां डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो वहां वहां NADH2 लाजमी बनेगा। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और उसी के साथ साथ NADH2 भी जो है तो वो फॉर्म हो गया। तो अगर इससे आइसोसिट्रेट से एक कार्बन निकल जाता है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कितने कार्बन कंपाउंड होगा? तो दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से भी एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो फिर से वही बात कि अगर CO2 निकल गया है तो इसी के साथ साथ NADH2 की फॉर्मेशन भी होगी। सही है, तो एक NADH2 इधर बन गया और एक NADH2 इधर बन गया और अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है,
तो दैट 4 कार्बन कंपाउंड इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए व्हिच इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। अब होगा ये कि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, ठीक है। यानी क्या हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम हट गया, सक्सिनाइल रह गया और सक्सिनाइल फिर कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोएंजाइम ए निकल गया और सक्सिनाइल जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है और वो इतनी सफिशिएंट होती है कि एक जीडीपी को कन्वर्ट कर दे जीटीपी में। रिमेंबर जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, ठीक है, दोनों ठीक है। यानी जीटीपी की एटीपी की जितनी एनर्जी है उतनी जीटीपी की भी होती है। तो यहाँ पर क्या बना, जीटीपी बना। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी इंस्टेंटली एटीपी बन गया डायरेक्टली। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी 4 कार्बन था तो सक्सिनेट भी कितने कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, ठीक है। अब क्या होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि फ्यूमरेट में जब ये कन्वर्ट होगा तो इसी के साथ साथ FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH में, ठीक है। तो आपने ये कैसे याद रखना है, FADH में भी F है और फ्यूमरेट में भी F है, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, जहां फ्यूमरेट बना वहां FADH भी बनेगा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा ना कि फ्यूमरेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और इसी के नतीजे में हमारे पास बनेगा मालेट, ठीक है। तो फ्यूमरेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन, तो मालेट भी 4 कार्बन कंपाउंड ही होगा, सही है। और इसके बाद लास्ट स्टेप है मालेट की कन्वर्जन हो जाती है ऑक्जेलो एसीटेट में, और जब ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ भी NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है। तो एक और NADH2 की फॉर्मेशन होगी और ये वो वाहिद स्टेप है ये वाला जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई फिर भी NADH2 बना है। बाकी स्टेप्स को अगर देखा जाए, यहाँ पर NADH2 बना है तो डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यहाँ पर NADH2 बना है तो डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, अगर लिंक रिएक्शन में बना था तो वहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। तो ये स्टेप आपने याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल के लास्ट स्टेज में भी NADH2 बनता है और FADH का इस तरह याद रखना है कि जहां फ्यूमरेट बनेगा तो वहां पर FADH भी बनेगा, ठीक है। तो ये था क्रेब्स साइकिल। आपने इन कार्बन्स को भी याद रखना है, जहां जहां ये बनते हैं ये सब भी आपने याद रखना है। और रिमेंबर क्रेब्स साइकिल भी 2 दफा होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 कोएंजाइम ए बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइकिल भी 2 दफा चल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि प्रिकर्सर क्या है क्रेब्स साइकिल का, या फिर इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है। तो इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट, और फाइनल सबस्ट्रेट भी वही है, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट। ये चीज आपने याद रखनी है, सही है। तो ये था हमारे क्रेब्स साइकिल का स्टेज जो कि खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना, तो एक क्रेब्स साइकिल से चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं, वन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। इसके साथ जो है ना तो लिंक्ड रिएक्शन को भी शामिल कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास केपी की बुक है तो वहां पर जो क्रेब्स साइकिल की समरी दी गई है लास्ट में, तो उसमें लिंक्ड रिएक्शन को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है, सॉरी, एक क्रेब्स साइकिल से एक एटीपी बनेगा, 1 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जहां पर बनी है। एक FADH बनेगा, FADH, और इसी तरह 4 NADH2 बनेंगे, ठीक है, 4 NADH2 बनेंगे। लेकिन इसमें ये जो 3 NADH2 है ना, 3 NADH2, ये जो है तो हमें देंगे 9 ATP, और जो एक NADH2 है ये हमें देगा 2 ATP। अब ऐसे क्यों होता है, ये वाला जो है ना, ये वाला NADH2 ये असल में लिंक रिएक्शन वाला NADH2 है, और जब लिंक रिएक्शन, जब पायरोवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो वहां पर भी ATP कंज्यूम होता है, ATP जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है तो तभी पायरोवेट एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर इसलिए हमने जो है तो 1 NADH2 को 2 ATP के बराबर लिया, क्योंकि वहां पर एक ATP की एनर्जी भी तो कंज्यूम हुई है, ठीक है। तो ये एक क्रेब्स साइकिल से आते हैं। तो अगर हमारे पास 2 क्रेब्स साइकिल हो तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, फिर जो है तो 2 ATP बनेंगे, ठीक है, 2 FADH बनेंगे और 8 NADH2 बनेंगे। इसमें जो है तो फिर हम 6 NADH2 को बराबर लेंगे, 3 6 18, 18 ATP के, और इन 2 NADH2 को हम जो है तो 4 ATP के बराबर लेंगे, ठीक है। तो बस ये था वही क्रेब्स साइकिल की ATP प्रोडक्शन। यहाँ पर जो है तो क्रेब्स साइकिल भी एंड हो जाता है। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये प्रोसेस अकर होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, सही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर अकर होता है, तो दैट इज इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, इनके नतीजे में NADH2 और FADH बने होते हैं। तो अब इनको हमने प्योर ATP फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस सारे खेल के लिए कि ये NADH2 और FADH कन्वर्ट हो जाए ATP में, ये प्रोसेस अकर होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये अकर होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। तो रिमेंबर, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक है कम्प्लेक्स 1 जिसको कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ये सारे इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है, ये कम्प्लेक्स 1 हो गया। दूसरा कम्प्लेक्स 2 होता है जिसको बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन में एक तीसरा कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, जिसको कहा जाता है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी तरह एक फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसको कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड द लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसको ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये किस लिए होते हैं? तो दे वर्क एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इनमें प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, तो ये सारे प्रोटीन्स जो है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं, इसलिए तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक चेन चल रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए। तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। अब यूं होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े होते हैं NADH2, ठीक है, और इसी तरह FADH पड़े होते हैं। तो अब क्या होता है कि NADH2 कन्वर्ट हो जाता है NAD में, और इसके साथ साथ जो इसके H प्लस है और इलेक्ट्रॉन है तो इससे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये FADH के साथ भी होता है, ये भी कन्वर्ट होता है FAD के साथ, और H प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है तो इससे निकल जाते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, ये बात अब समझ लो। सबसे पहले तो ये होता है। अब NAD जो है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर 1, ये NADH का ये इलेक्ट्रॉन उठा के ले लेगा, सही है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, दैट इज FMN, ये FMN ले लेगा और फिर FMN से चला जाएगा FES में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, सही है। फिर FES से इलेक्ट्रॉन ले लेता है यूबीक्विनोन, ठीक है, यूबीक्विनोन, इसको जो है ना तो कोएंजाइम Q भी कहा जाता है। FES से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यूबीक्विनोन में, ठीक है। और अब यूबीक्विनोन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को दे देगा, सही है, कॉम्प्लेक्स 3, इसने इलेक्ट्रॉन उठा के कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। एंड रिमेंबर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होती जा रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में जो है तो हमारे पास साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम बी, ठीक है, साइटोक्रोम बी। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा साइटोक्रोम बी, फिर ये पास हो जाएगा FES में, ठीक है। एंड देन FES से पास हो जाएगा साइटोक्रोम C1 को, सही है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब ये निकलकर साइटोक्रोम C1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से निकलकर साइटोक्रोम C के पास चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, तो ये इसमें चला जाएगा, सही है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या क्या होता है, तो इसमें हमारे पास जो है ना तो साइटोक्रोम ए होता है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और साइटोक्रोम ए से ये ट्रांसफर होकर साइटोक्रोम A3 के पास चला जाएगा। एंड लास्टली ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस के साथ, और हमारे पास H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता है, ठीक है। NADH से इलेक्ट्रॉन ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में FMN है, FMN ने दे दिया FES को, एनर्जी रिलीज हो गई। FES से पास हो गया यूबीक्विनोन से, एनर्जी रिलीज हो गई। यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, एनर्जी रिलीज हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में फिर साइटोक्रोम बी है, तो साइटोक्रोम बी ने ले लिया,
और साइटोक्रोम भी FeS को दे देगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर FeS जब C1 को देगा फिर एनर्जी रिलीज होगी। फिर साइटोक्रोम C1 से निकलकर साइटोक्रोम C में चला जाएगा जो कि बाहर पड़ा होता है, फिर से एनर्जी रिलीज। साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में चला जाएगा साइटोक्रोम A के पास, फिर से एनर्जी रिलीज। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास चला गया, फिर से एनर्जी रिलीज। और आखिर में जो है तो ऑक्सीजन जो है तो इलेक्ट्रॉन और H+ ले लेगा और H2O बना देगा, यानी ये आखिर में रिड्यूस हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया इसे, ठीक है। तो इस तरह जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब यहाँ पर H+ भी तो बना था ना, तो यही H+ मैट्रिक्स से निकल कर जो है तो हमारे पास जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये सारी एनर्जी इसी के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो जब H+ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा ना और बहुत सारे H+ जो है तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो फिर यही H+ जो है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हुए थे, ये जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 बेसिकली एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, इसमें हमारे पास जो है ना तो F0 और F1 पार्टिकल होता है, सही। और जो ये F0 पार्टिकल होता है बेसिकली इट इज एटीपी सिंथेज एंजाइम, सही है, एटीपी सिंथेज एंजाइम। जब H+ इनसे पास होंगे तो हमारे पास बनेंगे एटीपी, सही है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है तो होता है। मैं जरा इसको जो है ना तो रिवाइज करवा दूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस लिए होता है, तो NADH2 और FADH को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। ये किधर होता है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे पास जो NADH2 और FADH है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़े होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं NAD और साथ में हमें दे देते हैं H+ और इलेक्ट्रॉन। इसी तरह FADH भी जो है ना तो H+ और इलेक्ट्रॉन हमें दे देता है, सही है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है ना कि NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ले लेता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में FMN और FES होते हैं, तो ये इससे पास होते हैं। फिर जो है तो FES से पास हो जाते हैं यूबिक्विनोन में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाहर पड़ा होता है, सही है। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जो है तो साइटोक्रोम B, FES और C1 पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनसे पास होते हैं और फिर C1 जो है तो साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाहर पड़ा होता है, सही है। फिर उसके बाद जो है ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर C जो है तो ये दे देगा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, जिसमें हमारे पास साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। जब इनसे इलेक्ट्रॉन पास होता है तो फाइनली ये जो है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, इसके साथ H+ मिल जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है वाटर में, सही है। इस दौरान जो है तो मैट्रिक्स से जो ये H+ पड़े थे तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं और फिर उसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जो है तो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमारे पास एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, ठीक है। F0 इज एटीपी सिंथेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट कर देता है इन H+ को एटीपी में, दोबारा जो है तो मैट्रिक्स में आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास एटीपी बनती है NADH से, सही है। एंड रिमेंबर कि 4H+ जो है तो एक एटीपी बनाते हैं। सिंपल ये सारा जो प्रोसेस है ना तो FADH के लिए भी सेम होता है, लेकिन इसमें ये होता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की जगह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FMN नहीं होता, सही है। तो ये ADH के लिए ऐसे प्रोसेस होता है। बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है और यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि ये H+ को पंप कर सके, इसलिए जो है ना तो हमारे पास FADH से 2 ATP बनते हैं और NADH2 से 3 ATP बनते हैं, सही है। बस इसमें सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम। एंड रिमेंबर इस प्रोसेस से ये जो ATP बनती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो रिमेंबर अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किधर होती है, तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें आपसे क्या क्या बातें पूछ सकते हैं, मैं फिर जो है तो समराइज करवा देता हूँ। 4H+ जो है ना, 4H+ ये हमें मिलकर एक एटीपी देंगे, सही है। एक NADH2 जो है तो ये हमें 3 एटीपी देगा। इसी तरह एक FADH हमें 2 एटीपी देगा, सही। इसी तरह फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो दैट इज ऑक्सीजन, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, सही है। इसी तरह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर होती है, तो दैट इज इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। और इसी तरह ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो हमारे पास एटीपी जनरेट होती थी कौन सा प्रोसेस है, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जो कि आपसे टेस्ट में पूछ सकते हैं। बाकी ये मैकेनिज्म के बारे में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि ये मैकेनिज्म किस तरह हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन्स भी है, लेकिन प्रोटीन्स का थोड़ा सा पार्ट है वो मैं जो है तो लास्ट में थोड़ा सा जो है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। लेकिन पहले जो है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स पढ़ते हैं। रिमेंबर जो फैटी एसिड्स हैं इनकी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करवा दूँ कि ये क्या चीज़ है, उससे कितने एटीपी आएंगे हमारे पास। लेट से आपको दिया है पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, और आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये हमें कितना एटीपी देगा, और ऑप्शन में हो 96, ऑप्शन में हो 108, ऑप्शंस में हो 129 और ऑप्शंस में हो 146। तो आपके ख्याल में कितना एटीपी ये हमें देगा, तो मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स ने शायद 96 आंसर किया हो। क्यों, इसकी रीजन भी मैं देता हूँ कि क्यों 96 आंसर किया होगा आप लोगों ने। वो इसलिए क्योंकि ये है 16 कार्बन कंपाउंड, तो ये हमें तकरीबन देता है 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए,
और जब हम 8 को एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना तो हमें देता है 12 एटीपी। तो अगर 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना देगा 96 एटीपी। इसलिए शायद मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने 96 आंसर किया हो, बट दैट्स रॉन्ग। ये सारा रॉन्ग है। द राइट आंसर इज 129। ठीक है, ये हमें 129 एटीपी देता है। अब ये 129 एटीपी किस तरह देता है तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब भी हम फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें होती है बीटा ऑक्सीडेशन। यानी अगर मेरे पास 16 कार्बन कंपाउंड है, फैटी एसिड है, तो ये तो 8 एसिटाइल को एंजाइम ए तो जनरेट करेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ जितने एसिटाइल को एंजाइम ए जनरेट हुए हैं, इससे एक कम हमारे पास जो है ना तो यानी अगर 8 हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए जनरेट हुए हैं तो 8 से 1 माइनस कर दो तो 7 बचता है। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल्स भी चलेंगे। ठीक है, और एक बीटा ऑक्सीडेशन एक बीटा ऑक्सीडेशन हमें एक NADH देता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक FADH देता है। तो अब अगर 7 साइकिल्स चले हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1 गिव्स मी 7 NADH और इसी तरह 7 FADH। ठीक है, और एक NADH मुझे 3 ATP देता है, तो 7 NADH मुझे कितने ATP देंगे, दैट इज 21 ATP। एक FADH मुझे 2 ATPs देता है, तो अगर 7 है तो 7 मुझे कितने ATP देंगे, दैट इज 14 ATP। तो यहाँ पर मेरे पास 14 और 21 ATPs बीटा ऑक्सीडेशन से भी जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो ये मुझे देते हैं 96 एटीपी। ठीक है, इसी तरह 7 NADH तो 21 एटीपी और इसी तरह 7 FADH तो 14 एटीपी। अब जो है ना तो इन तमाम को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 131 एटीपी मिलेंगे, बट दैट्स स्टिल नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर वुड बी 129 एटीपी। अब ये क्यों, तो ये इसलिए कि बीटा ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करने के लिए, ये साइकिल एक्टिवेट करने के लिए भी हमें जो है ना तो 2 एटीपी चाहिए होते हैं। तो 2 एटीपी हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो नेट गेन आएगा दैट विल बी 129 एटीपी। इसी तरह हम 18 कार्बन फैटी एसिड के लिए भी कर सकते हैं, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड, उसके लिए भी आइए करते हैं। अगर 18 कार्बन फैटी एसिड है तो इसका मतलब है कि ये 9 एसिटाइल को एंजाइम ए जनरेट करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए, क्योंकि 18 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने क्या नंबर आएगा, 18 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 9 आया। ठीक है, तो 9 एसिटाइल को एंजाइम ए जनरेट हो गए। अब 9 माइनस 1 कर दो तो कितने बीटा ऑक्सीडेशन हो गए, दैट इज 8। ठीक है, तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या है, ये है मेरे पास NADH, ये है मेरे पास FADH और ये है मेरे पास एसिटाइल को एंजाइम ए। सही है, अच्छा जी। अब जो है ना तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 9 2 इज 18 एंड 9 1 इज 9, तो यहाँ से 108 एटीपी जनरेट हुए। ठीक है, एट 3 इज 24, तो यहाँ से 24 एटीपी जनरेट हुए और FADH से मेरे पास 16 एटीपी जनरेट हुए। अब जब मैं इन तमाम को प्लस करता हूँ तो मेरे पास 148 एटीपी आता है। ये ग्रॉस है। ठीक है, ग्रॉस मेरे पास 148 है, लेकिन एज आई सेड कि 2 एटीपी तो साइकिल को इनिशिएट करने में भी यूज होते हैं ना, तो मेरे पास नेट गेन कितना आएगा, दैट विल बी 146 एटीपी। सही है, तो इस तरह मेरे पास जो है तो 18 कार्बन कंपाउंड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास 146 एटीपी आता है। अगेन आई एम सेइंग कि ये फैटी एसिड्स की इस तरह ऑक्सीडेशन होती है। सही हो गया, तो उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चाहे 14 कार्बन आ जाए चाहे 20 कार्बन आ जाए, बस यही सिंपल मेथड करना है। अगर 20 कार्बन फैटी एसिड आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपली 20 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 10 एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएंगे। 10 माइनस वन, ठीक है, तो 9 बीटा ऑक्सीडेशन होगी, तो इसका मतलब है कि 9 NADH2 और 9 FADH2 बनेंगे। फिर इनको कैलकुलेट कर लो, तमाम को प्लस कर लो और उसके बाद उनसे 2 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा कि अगर 20 कार्बन फैटी एसिड है तो वो कितने एटीपी हमें जनरेट करके देगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है ना तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं। तो रिमेंबर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसमें यह कहते हैं ना कि पहले प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। फिर अमाइनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप है NH2, तो ये रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एमोनिया में। ठीक है, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल तो इट विल एंटर इनटू दी क्रेब्स साइकिल। और फिर जो एंट्री पॉइंट है तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है तो वो साइकिल में एंटर हुए हैं। एंट्री पॉइंट टू दी क्रेब्स साइकिल, बस ये पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, एमसीक्यू में अगर आएगा भी तो सिर्फ ही एक पॉइंट आएगा कि भाई एंट्री पॉइंट की डिपेंडेंसी किस चीज पर है, या फिर क्रेब्स साइकिल में पूरा अमीनो एसिड एंटर होता है, या फिर जो है तो मतलब उससे कोई पार्ट कट रिमूव किया होता है, क्या होता है, तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड कभी भी नंबर ऑफ एटीपी जनरेशन वगैरह ये इसके प्रोसेस के हवाले से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है,
लेकिन जो मैंने आपको बीटा ऑक्सीडेशन करवाई है तो वो इसलिए कि केपी की बुक में हमारे पास जो है ना तो 8 एसिटाइल ग्रुप का जो नेट एटीपी जनरेशन है तो वो उन्होंने दिया हुआ है 129 एटीपी, लेकिन उन्होंने प्रोसेस नहीं बताई वो, तो इसलिए मैंने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में एज सच कोई पॉइंट है ही नहीं कि उसको एक्सप्लेन किया जाए या उसकी डिटेल में जाया जाए, सही है। तो बस आपने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट जो है ना तो याद रखना है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये केपी की बुक में एक सेंटेंस है, बस यही सेंटेंस जो है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ होता है, बस ये 2 पॉइंट्स है इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है वो रह गया है, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ था और उसके नतीजे में ग्लूकोज जो है तो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। पायरुवेट। अब जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसकी 2 टाइप्स हैं, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। और या फिर जो है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुवेट प्रोड्यूस होता है, ये पायरुवेट, तो ये जो है ना तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, सही। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना नोट करने के लिए वो ये है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में नेट एटीपी जो यील्ड होता है दैट इज ओनली 2 एटीपी, ठीक है। और जो एनएडीएच हमारे पास बना हुआ होता है, पायरुवेट जब फॉर्म हो रहा होता है और जो एनएडीएच बन जाता है तो वो फिर लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाता है। तो जो नेट एटीपी यील्ड आता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज आता है, बस इसमें यही पॉइंट था। और यहाँ पर जो है तो हमारा जो चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का वो खत्म हो जाता है। हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो जो मैंने आपको बताए थे ये भी कवर हो गया, रिस्पायरेशन वाला, ग्लाइकोलाइसिस भी कवर, लिंक रिएक्शन भी कवर, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे कवर हो गए हैं। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।